बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है, ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया है और उसमें कुछ 2-3 विसंगतियां रह गई थी जिसको रदरफोर्ड व्याख्या करने में असफल रहे। तो फिर बाद में 1913 में आते हैं आपके निल्स बोर, ठीक है, ये भी एक वैज्ञानिक थे और इनको जो है 1922 में इन्हीं पास्टुलेट की वजह से क्या किया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। मतलब उस समय में ये सबसे महान खोज मानी गई है ना। इसी वजह से इनको इन्हीं पोस्टुलेट के विषय में या इन्हीं परिकल्पनाओं के लिए, या ऐसे कहें कि रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां रह गई उनको दूर करने की वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम इन्होंने क्या क्या चीज़ें किया उसको हम समझेंगे एक एक करके। देखिए जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमेगा और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और उससे जो मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, रेखीय जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो लेकिन बाद में वो सब चीज़ें जो है जब प्रयोगों के द्वारा देखा गया तो वो सब ऐसा हो ही नहीं रहा था। तो इसके लिए फिर क्या किया, बोहर ने 1913 में जो है अपना ये बोहर परमाणु मॉडल दिया और इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया किसका, मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था उसको लगाया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं घूमते हैं, वो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, h/2π का पूर्ण गुणज होगा। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का अगर जो कोणीय संवेग होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस मतलब कक्षा में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, ठीक। और ऐसी कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा, उन कक्षाओं को क्या कहते हैं, स्थायी कक्षाओं कहते हैं, ठीक है। और अर्थात यहाँ पे जो है अपना जो कोणीय, मान लेते हैं कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम है और उसकी त्रिज्या स्मॉल r है जिस पथ पर वो घूम रहा है। जैसे मान लो इस पथ पर घूम रहा है तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस इतना है। यहाँ पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो यम है, वेलोसिटी कितनी है, b है। तो इसका जो रेखीय संवेग होगा, रेखीय संवेग तो आपका यम भी हो जाएगा, लेकिन जो कोणीय संवेग होगा ना वो आपका क्या होगा, यम भी r हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यानी फाइनली हम कह सकते हैं mvr बराबर nh/2π। अगर किसी कक्षा के लिए mvr बराबर nh/2π हो जा रहा है, जहां n क्या है, n बराबर 1 2 3 होता है, यानी ये मुख्य क्वांटम संख्या या आप कह सकते हो क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है। अगर कहीं पर किसी कक्षा के लिए जो है ऐसा हो जा रहा है mvr बराबर nh/2π, जहां h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, h की वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻34 होती है। तो ये भी ऐसा अगर हो जाएगा उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहेंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ, सिर्फ एक लाइन में समझिए कि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, केवल कुछ विशेष कक्षाओं में घूमते हैं। विशेष वाली जो बात आई वो विशेष वाली बात क्या होगी भैया, अगर mvr बराबर nh/2π होगा तो वो विशेष कक्षाएं होंगी। उन विशेष कक्षाओं को क्या नाम दिया गया, स्थायी कक्षा कहा गया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π के बराबर होता है, और इसके अलावा और किन्हीं कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। मतलब कहने का इन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, बस बात खत्म हो गई, ठीक। क्या कहा कि कुछ स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं, वहीं घूमते हैं, ठीक। अब फिर और क्या कहा, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन ही नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जिस पथ पर घूम रहे थे उसकी त्रिज्या छोटी अब नहीं होगी। जैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है तो ये अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ही इसका जो है मतलब आपका क्या होगा, पथ इसका छोटा होता जाएगा। ऊर्जा का उत्सर्जन ही अगर ये ना करेगा तो क्या होगा, ये लगातार अपने पथ पर ऐसे घूमता रहेगा।
ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता है MBR बराबर NH/2 होता है तो उस कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा गया है और स्थायी कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु का स्थायित्व वाली जो समस्या थी रदरफोर्ड वाली, वो यहां से दूर हो गई। उन्होंने ये इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक ठीक। फिर कहा गया, तीसरा इन्होंने जो पॉइंट दिया, तीसरा इन्होंने कहा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु को बाहर से कुछ एनर्जी दे दी जाती है तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन, उसमें से उस परमाणु का कोई एक इलेक्ट्रॉन, कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा एक्सेप्ट कर लेगा। परमाणु को अगर बाहर से एनर्जी दोगे तो क्या करेगा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी ले लिया और इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा तो भैया जब पहले इसमें ये घूम रहा था, इसमें घूम रहा था, लेकिन जैसे इसको ऊर्जा मिलेगी तो क्या होता है, अपने से, वास्तव में ये जो कक्षाएं होती हैं ना, ये ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर होते हैं। ऊर्जा स्तर का मतलब जो 10, मान लो जैसे मानने के लिए कह रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला इसमें घूमेगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, ऐसे ये ऊर्जा स्तर होते हैं, है ना। तब मान लीजिए किसी को अगर आपने बाहर से, परमाणु को बाहर से एनर्जी दी तो उसका कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ग्रहण कर लेगा और उसके बाद में अपने से बड़े ऊर्जा स्तर में कूद जाएगा। तो अपने से, जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिला और ऊर्जा इसको मिला तो ये कूद जाएगा और अगले लेवल में वहां जाएगा और ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, केवल कितना, 10⁻⁸ सेकेंड, इतना समय तक ये रुक करके वापस अपनी कक्षा में लौट आएगा और लौटते वक्त क्या करेगा, जो ऊर्जा लिया रहेगा उस ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा। कैसे करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो मान लेते हैं कि जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कूद कर गया था उसका जो ऊर्जा है वो कितना है, E2 है, और जिसमें पहले था उसको हमने कहा है E1 है। तो ये अपने पास जो हो जाएगी, तो चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, आप कह सकते हो फोटान होता है, तो फोटान की एनर्जी कितनी होती है, hν होगी, और hν बराबर हो जाएगा E2 - E1, है ना, क्योंकि यही एनर्जी बाद में उसकी थी और पहले तो इसकी ये एनर्जी थी, तो ये हमारा hν बराबर इतना हो गया। यहाँ से हम आवृत्ति निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, E2 - E1 बटा H मिल जाएगा। ठीक, और ये दिखाता है हमको कहीं ना कहीं कि जो इलेक्ट्रॉन जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होगा उसकी आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति होगी, ना कि कंटीन्यूअस होगी। इस तरह से ये रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करने में सफल रहा। जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मतलब उसके द्वारा जो लाइन स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, रेखीय स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, वो कंटीन्यूअस होगा, है ना। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन केवल स्थायी कक्षाओं में घूमेंगे, स्थायी कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ठीक है, काम उसका उधर खत्म हो गया। फिर इन्होंने कहा कि किसी परमाणु को अगर बाहर से एनर्जी दे दोगे तो उसका कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊर्जा स्तर कक्षा में कूद जाएगा, वहां से लौटते वक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जब हम यहां से देख रहे हैं इस तरह से तो एक निश्चित आवृत्ति प्राप्त हो रही है। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम लाइन होगी वो कंटिन्यूअस ना होकर के कैसी होगी, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की होगी। तो ये 3 पोस्टुलेट हैं जिसके लिए उनको 1922 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है भैया।